हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन पॉज विद नवनीत। जैसे हर बार हम लोग अलग अलग सेगमेंट में 5 पॉइंट थ्योरी को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इस बार हम लोगों ने क्या किया है कि एक पूरा सेटअप बनाया आपको ये पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए। इस थ्योरी का यानी बेसिकली क्रिएशन कैसे हुआ है, कैसे मैंने इसको सोचा, इसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनानी पड़ेगी। दैट इज़ स्टोरी रिलेटेड टू मी। मेरी वो स्टोरी है। वो स्टोरी स्टार्ट होती है कि थोड़ी स्ट्रगल हुई लाइफ में, थोड़ा स्ट्रगल हुई एजुकेशन में, थोड़ा स्ट्रगल हुई जब जॉब कर रहे थे उसमें। लेकिन जो यानी आप सोचें कि जो आपके समुंदर में जो उफान आया, जो भूचाल आया या फिर उथल पुथल हुई, वो स्टार्ट हुई 2020 में। जॉब करते हुए लगभग 20 साल हो गए थे। और एक ऐसा स्टेबल क्या कहते हैं लाइफ चल रही थी जिसमें कभी भी ये सोचने का मौका नहीं मिला कि अगर कुछ यानी चीज़ें उथल पुथल हो जाएं तो उनको कैसे संभाला जाए। कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं था, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई ऐसा तरीका नहीं था। बस लाइफ इतनी फास्ट तरीके से चल रही थी कि एजुकेशन हुई, एजुकेशन के बाद जॉब करना स्टार्ट किया, जॉब करने के बाद फैमिली आई, फैमिली में बच्चे आए, इन्जॉयमेंट आया, थोड़ी एनजाइटी डिप्रेशन ये कंटिन्यू चल रही थी। ये तो बात है, ऐसा नहीं कि दैट इज़ ऑल स्टेबल। एक थोड़ी स्ट्रगल थी, एक स्ट्रगल थी। लेकिन 2020 में क्या हुआ, जैसे ही कोरोना आया, वो जो छोटी सी एनजाइटी या स्ट्रेस या हल्की फुल्की जो डिप्रेशन है वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ गई। और उसमें क्या हुआ कि आई बेसिकली लॉस्ट माय जॉब। जब जॉब जाने के बाद क्या होता है, जब 20 साल के बाद आप देखते हैं कि किसी ने आपको बोला कि ठीक है, आपका ये लास्ट डे है और 3 महीने के लिए आप फर्लो पे हैं, एंड उसके बाद 3 महीने के बाद आपकी जॉब का नहीं पता कुछ। तो एक अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम थी। लेकिन जद्दोजहद हुई 5 महीने के आसपास, और दोबारा से करियर धीरे 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 स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे कुछ एक तरीके बने, अपनी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाई गई। और जब दोबारा से जॉब स्टार्ट हुई, लगभग 2 महीने 3 महीने का टाइम पीरियड रहा, और वहाँ पे मैंने बेसिकली अपनी मदर को खो दिया। जब मेरी मदर की डेथ हुई, ये दूसरा यू कैन से टर्निंग पॉइंट था। एक तो हो गया फाइनेंशियल, एक ये मेरा बहुत बड़ा पर्सनल लॉस था। क्योंकि मेरी मदर मेरी ज़िंदगी में ऐसे थे जैसे एक इमोशनल सपोर्ट। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई परेशानी, कुछ भी है तो आप अपनी मदर से बात कर सकते हैं। तो मैंने फाइनेंशियल लॉस देखा, इनिशियल स्ट्रगल तो था ही। इस बार मैंने पर्सनल लॉस देखा, इमीडिएट पर्सनल लॉस। मेरी मदर का खोना एक इमीडिएट पर्सनल लॉस था मेरे लिए। फिर धीरे 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 फिर अगेन लाइफ अपने आप उठ जाती है, अपने आप खड़ी हो जाती है, चलने लगती है, भागने लगती है, और आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। इस बार का जो शौक था वो ऐसा शौक था कि जिसने ज़िंदगी को एकदम रोक दिया। जैसे अभी मैं खड़ा हूँ ना बोर्ड के सामने, ज़िंदगी एकदम शांत, एकदम साइलेंट तरीके से आपके सामने आके खड़ी हो गई। और वो जो खड़ी हुई वो किसी शेप में होती है। तो वो जो शेप थी दैट इज़ बेसिकली डेथ या थ्रेटनिंग, मृत्यु का भय, सबसे बड़ा भय है। तो 2021 अक्टूबर की बात थी। और उस समय क्या हुआ कि मेरे को जो डिटेक्शन हुआ, ये मैलिगेंट सार्कोमा, एक सियाटिक सार्कोमा था। पहले ये लगा दैट इज़ बेनाइन, लेकिन बाद में मैलिग्नेंट निकला, या दैट इज़ कैंसर। तो ये जो पड़ाव था, तो एक बार फाइनेंशियल लॉस, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं पर्सनल लॉ, और ये जो लॉस था दैट इज़ बेसिकली हिट माई सेल्फ। यानी जो मेरा सेल्फ था, मेरे जो अंदर सेल्फ है कि आप ऐसे जी रहे हैं, आप ये है, आप ये है, जो आप सेल्फ ग्रास्पिंग करते हैं, बिल्कुल पकड़ के रखते हैं ज़िंदगी के, कुछ हिले ना, कुछ इधर ना जाए तो उधर ना जाए, उसको बिल्कुल झंझोड़ दिया। आप इस दायरे पे आके जब आप देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। सोसाइटी आपको जज करती है, आप खुद अपने को जज करते हैं, आपके रिलेशनशिप आपको जज करते हैं। एक अलग सा डर आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी अगर आप डेथ की बात करेंगे तो यानी ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बड़ी क्या कहते हैं सैडिस्ट तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। आपको हर चीज़ को थोड़ा अच्छे हैप्पीनेस तरीके से देखना चाहिए, उसमें बहुत लर्निंग होती है।
यानी अगर मैं इसको एलोबरेट करूँ कि जो टफ टाइम होता है आपका, वो आपको मौका देता है एक दायरे से उठने का। जो अब फास्ट लाइफ में चलते हैं ना, वहाँ पे आप सोचने पे मजबूर करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो जो टफ पीरियड है वो आपको समझाता है, सिखाता है। लेकिन लाइफ का तरीका ऐसा है कि वो आपको इतने प्लेजेंट वे में नहीं समझाता। उसका तरीका थोड़ा-सा हार्श है, थोड़ा-सा दिक्कत भरा है, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि व्हाई मी? तो वो दायरा ऐसा था, वो जो सर्कमस्टेंस थे वो ऐसे थे, जहाँ पे सोचने का मौका मिला बहुत हद तक मुझे। और अ, यानी अगर मैं ये कहूँ कि वही एक पीरियड था जहाँ पे मैंने ज़िंदगी को इतने पास से देखा कि उसमें क्या चीज़ चाहिए आपको। वहाँ से स्टार्ट हुआ एक अलग से अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट करने का। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? मतलब सपोज़ कीजिए आप अपने सेल्फ के साथ कुछ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ करते हैं। तो मैंने लगभग 2 साल, क्योंकि जब बाय द वे आपको कैंसर हुआ, कैंसर के बाद आप रिकवर हो गए एंड यू आर नाउ ओके। अब ज़िंदगी में क्या? क्योंकि पहले तो डिसाइड हो जाता है कि कैंसर एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें आपको ये डिसाइड, यानी ये आपको फिक्स कर दिया जाता है कि ये आदमी तो मरने ही वाला है। ऐसी स्टिग्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कि वो जो सेंटेंस था, जो एक बार मैंने एक बुक में पढ़ा, वो बहुत बढ़िया, आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत हेल्प भी करेगा, कि डेथ एंड डिजीज़ आर नॉट कोरिलेटेड। तो अगर आपको कोई डिजीज़ हुई है, ये बिल्कुल भी आपको निश्चित नहीं करता है कि आपकी मृत्यु होगी। और अगर सपोज़ कीजिए आपकी मृत्यु होनी है, ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपको डिज़ीज़ हो के ही होनी है, दैट इज़ एनी सर्कमस्टेंस। ज़रूर नहीं है। आपका प्लेन देखिए, जो अहमदाबाद का प्लेन है, वो किस तरीके से हॉस्टल में गिर जाता है, और डॉक्टर बेचारा जो कैंटीन पे खाने वाला है, वो उसने तो कभी सोचा नहीं था। रियली वेरी सैड, मतलब ये दुख की बात है, लेकिन ज़िंदगी ऐसी ही है, और ज़िंदगी इसी तरीके से आपको कुछ चीज़ें समझाती है। तो जो मैंने 2 साल का टाइम लगाया, तो मैंने थोड़ा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग लेने की जो कोशिश करी, मेडिटेशन करने की कोशिश करी, और धीरे-धीरे समझने की कोशिश करी कि अगर अब मैं आगे ज़िंदगी जिऊँ तो कैसे? अब अगर सपोज़ कीजिए आप किसी स्ट्रगल में हैं, किसी जद्दोजहद में हैं, 5 पॉइंट थ्योरी आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। सपोज़ कीजिए आपके करियर की कोई स्ट्रगल है, आपको कुछ गोल अचीव करना है, 5 पॉइंट थ्योरी आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। आप क्रिटिकल इलनेस से जूझ रहे हैं, इस समय बड़ी टफ सिचुएशन है। क्रिटिकल डिजीज़ एक ऐसा पड़ाव होता है जहाँ पे आपको बहुत सोचने समझने की ज़रूरत होगी। 5 पॉइंट थ्योरी आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। 5 पॉइंट थ्योरी आपको उस टफेस्ट फेज़ में हेल्प करेगी जहाँ पे आप डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर स्ट्रेस से घिरे हुए हैं। हर सर्कमटेंस, आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ अगर आपको हैं, तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगी। तो आपको बहुत हद तक ये थ्योरी आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से कोशिश करेगी। अब बनाई क्यों? इसके लिए भी एक छोटी-सी स्टोरी है कि सपोज़ कीजिए मैंने ये सोचा कि अब तो लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं है, सोसाइटी में ज़्यादा कुछ नहीं रखा, आपके सराउंडिंग में ज़्यादा कुछ नहीं रखा, तो सब कुछ छोड़ के क्यों ना जाए? तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बुद्धा की तरह आप ज़िंदगी छोड़ के चले जाएँ। और ऐसा भी नहीं हो सकता है आपके सोसाइटी में उसी तरीके से जिए जैसे पहले आप जी रहे थे, कि चलिए जी पार्टी है तो पार्टी करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, और पूरा पॉलिटिक्स चल रही है, सब चीज़ इस सब में आपको फँसना है, तो दोबारा से फिर अगेन वो आपकी वही चीज़ें आ जाएँगी। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ, या फिर अपनी करियर को एक सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को एक सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए आपको सोसाइटी में जो बुद्धा के एस्पेक्ट है उसको कुछ इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली आई एम ऑल्सो ट्राई टू राइट वन बुक दैट इज़ लाइक ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल बुद्धा, कि आप सोसाइटी में रह के किस तरीके से नॉर्मल अपने इमोशन को कंट्रोल करके किस तरीके से अपने पाथ पे जा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, नई हाइट अचीव कर सकते हैं। तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशंस है, और इस समय वो पीरियड नहीं है कि, या वो समय नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के मेडिटेशन के लिए चले जाएं धर्मशाला। मैं बहुत बार गया हूँ ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा सब कुछ छोड़ के जाके आप संन्यास ले लें, सब चीज़ें करें। हर किसी के लिए एप्लीकेबल या हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों ना सोसाइटी में रह के, अपने करंट में रह के करंट मोमेंट को जिया जाए, और करंट मोमेंट में इतना स्टेबिलिटी लेके आया जाए दैट विल ऑल्सो हेल्प योर मेंटल हेल्थ, ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे अच्छे से काम कर सकते हैं, अपने गट पे अच्छे से काम कर सकते हैं। क्योंकि
माइंड एंड गट इज़ बेसिकली को रिलेटेड। तो अपने दिमाग को आप शांत रखें, अपने गट को बेटर फूड दें, और उस तरीके से अगर आप 5 पॉइंट थ्योरी को भी इम्प्रोवाइज़ करें लाइफ में, दैट विल बी ए कंबाइंड ऑप्शन कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं 5 पॉइंट थ्योरी। 5 पॉइंट थ्योरी है मतलब 5 पॉइंट आएंगे, अलग अलग 5 5 पॉइंट, इस तरीके से कि अलग अलग स्टेप्स में आप क्या कर सकते हैं। ये मैं ही हूँ, नवनीत। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट पे। तो सबसे पहला पॉइंट अगर ज़िंदगी में आता है कि जब भी आप किसी टफ फेज़, किसी डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी इस तरीके की पड़ाव पे हैं जहाँ पे आपको सोचने समझने में कुछ प्रॉब्लम आती है, और आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये किस तरीके से सर्कमटेंस मेरे को हो रहा है। जैसे जब टफ सिचुएशन आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, वाई मी, मेरे साथ ही ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो पहले समझना चाहते हैं सबसे पहली चीज़, क्योंकि अगर आपको इस करंट मोमेंट को एंजॉय करना है, इस करंट मोमेंट में रहना है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब एक्सेप्टेंस कैसे किया जाए? एक्सेप्टेंस, आप अगर एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो वो बेसिकली एक्टिव एक्नॉलेजमेंट है। अब एक्टिव एक्नॉलेजमेंट क्या है? तो बेसिकली आपका जो करंट मोमेंट है, जैसे सपोज कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये करंट मोमेंट है। इस समय अगर आप फ्यूचर की बात सोचेंगे कि मैं फ्यूचर में क्या कर रहा हूँ, या मैं पास्ट में क्या कर रहा था, मैं क्या चीज़ें देख रहा हूँ, तो वो क्या करेगा कि आपके जो करंट का जो प्लेजर है, करंट मोमेंट का जो हैप्पीनेस है, वो धीरे 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 उसमें कुछ डिस्टोर्शन स्टार्ट कर देगा। या फिर अगर कोई दिक्कत है और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी क्या होगा कि करंट मोमेंट में क्या होगा कि वो या तो आपके पास्ट के ग्रीव, सैडनेस, इन सब को लेके आएगा, या फ्यूचर के एस्पिरेशन को लेके आएगा। जैसे सपोज कि जब भी आपको कोई डिजीज़ हो जाती है, तो आप सबसे पहले बोलते हैं मेरे को ही क्यों, क्योंकि आपने तो सोच के रखा था आप 60 साल के बाद क्या करेंगे, 70 साल के बाद क्या करेंगे, आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब चीज़ें, अब ऐसा क्यों। तो ये जो करंट मोमेंट है, जब अगर आप करंट मोमेंट को करंट यानी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो इस मोमेंट को इसी तरीके से अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, तो दूसरा क्या होगा, आपको सोचने के लिए नए पड़ाव मिलते हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस ऐसे तो नहीं आती। एक्सेप्टेंस किस तरह है? एक्सेप्टेंस का एक कन्फ्यूजन भी है। अगर आप देखें तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस में आता है एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, खुद की एक्सेप्टेंस। एक फोटो दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये फिर मैं हूँ, मेरी फोटो बहुत हैं इसमें। तो ये मैं हूँ, ये मेरा अगस्त का फोटोग्राफ है, अगस्त 2021। आ ये भी मैं हूँ। ये मेरा फोटोग्राफ है ड्यूरिंग माय कीमो, जब कीमोथेरेपी चल रही थी, बाल चले गए, सब कुछ चले गए। ये वो पीरियड था लगभग, आई थिंक मार्च 2022। तो 5 महीने में चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। ये वो पीरियड था, थोड़ा सा कीमो से बाहर निकल गए थे, वॉक करना स्टार्ट कर दिया, नेचर में आना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और फिर ये अभी का पीरियड, पॉडकास्ट कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, नई नई चीज़ें सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपको ये लगता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ, मैं ऐसा कैसे हो गया, मैं मेरे साथ ही ये सब चीज़ हो गया, तो अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं देखूंगा, करंट मोमेंट को करंट तरीके से नहीं देखूंगा, तो मैं यहाँ कैसे देख पाऊंगा। मैं तो यहीं पे स्टकअप हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं हर समय अगर इसके बारे में सोचता रहूँगा, पास्ट के बारे में सोचता रहूँगा, तो मैं क्या सोचूंगा फिर। हर समय मेरे पास सेल्फ ग्रीफ और ये सब चीज़ें होंगी, वाई मी, वाई मी, वाई मी, मैं ही ऐसा क्यों दिख रहा हूँ, मैं, लोग मेरे को इस तरीके से क्यों देख रहे हैं, लोग मेरे को थ्रेटनिंग क्यों दे रहे हैं। दूसरी चीज़, इसको थोड़ा सा अलग करके देखेंगे तो आपको हर प्रॉब्लम में यही चीज़ें नज़र आएंगी। या तो आप पास्ट को, जो पास्ट के ग्रीफ, सैडनेस, दुख, उनको उठा के अब बार बार एनालाइज करते हैं कि मेरे साथ ही क्यों है, अगर आपका करंट मोमेंट बहुत दुख से बीत रहा है। और अगर आपका मोमेंट थोड़ा सा बेटर हो रहा है, तो आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि मैं फ्यूचर में क्या करूं। लेकिन जो है, आपको करंट को करंट की तरह से ही इंजॉय करना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा हूं,
तो मैं ऐसा हूँ, मैं फिज़िकल अपीयरेंस में ऐसा दिखता हूँ। तो अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर इससे आगे कैसे बढ़ेंगे? यहीं पे आप स्टक अप हो गए। तो सबसे पहले जो सबसे पहला पड़ाव आता है, ट्राई टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप कैसे, आप आपको देख के खुश कीजिए। यू शुड लव योरसेल्फ। जब तक आप अपने को प्यार नहीं करेंगे, जब तक आप अपने को एप्रिशिएट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने काम को एप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी? तो सबसे पहले यू नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, यू नीड टू अप्रेज़ योरसेल्फ, यू नीड टू कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ कि आप अगर अच्छी चीज़ कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दें अपने आप को कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ ये। किसी और के कॉम्प्लीमेंट देने से पहले आप अपने को कॉम्प्लीमेंट दें कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, जब टफ फेज़ आता है तो चीज़ें यहीं तक नहीं रहती हैं। चीज़ें आती हैं एक जगह पे, जो हमारी सोसाइटी में चीज़ें चलती हैं, वो ऐसे चलती हैं, चलो अब तो कुछ नहीं किया जा सकता। एक्सेप्ट इट। अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। चलो एक्सेप्ट इट। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, दैट इज रेजिग्नेशन। अगर आप देखें ना, रेजिग्नेशन, तो ये बहुत पैसिव वर्ड है। मतलब आपने बिल्कुल हथियार छोड़ दिए, सब कुछ आपने बेसिकली गिव अप कर दिया ज़िंदगी में कि यही एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्सेप्टेंस वो है जहाँ से आप दोबारा से खड़े होने का कैपेबिलिटी और थोड़ी सी हिम्मत जुटा रहे हैं खड़े होने के लिए, वो एक्सेप्टेंस है। तो अगर आपकी लाइफ में अगर आप चीज़ों को इस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, पैसिव तरीके से, और सोच रहे हैं गिव अप करके ही एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस बिल्कुल ये नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है आप करंट मोमेंट को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ने का जज्बा लेके आएँ और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब रेजिग्नेशन ये है, तो एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? देखते हैं एक्सेप्टेंस क्या है। एक्सेप्टेंस हमने बोला एक्टिव एक्नॉलेजमेंट। एक्टिव एक्नॉलेजमेंट क्या, अगर आप इसको देखेंगे तो क्या होता है ना, जो हम लोग क्या है ना, जब एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो एक्सटर्नली हम लोग देखते हैं सब चीज़ों को। तो अगर आप अपने को एक्सटर्नली देखें और अपने सर्कमटेंस को एक्सटर्नली देखें, तो वहाँ से आपको नया तरीका मिलता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कि हाँ ठीक है, मेरी ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। जैसे मैं एक छोटी सी एक्सेप्टेंस की बात करता हूँ कि 3 एक्सेप्टेंस, 3 सिचुएशन की बात करता हूँ। जैसे ही मेरी ये हुआ कि मेरे को जैसे जॉब के लिए पता चला कि हाँ ठीक है, आपको भई अगले दिन से नहीं आना है। तो मुझे लगभग आधा घंटा लगा, और मैं जब वापस जा रहा था तो पार्किंग में अपने कलीग से मिला और मैंने बोला ठीक है भाई, कल से तो नहीं आना है, लेकिन आई एम वेरी ईज़ी दैट टाइम। तो आधे घंटे के बाद मुझे वो एक्सेप्टेंस आ गई, और मैंने 4 महीने तक उस एक्सेप्टेंस के साथ में आगे काम करना स्टार्ट किया। जब मैंने आगे काम करना स्टार्ट किया तो धीरे-धीरे रास्ते खुलते चले गए। एक तरीका। दूसरी चीज़, दूसरा पड़ाव आपको जब मिलता है, जैसे सपोज़ कीजिए आपको पर्सनल इमोशनल या पर्सनल लॉस हो जाता है, जैसे मेरी मदर का डेथ हुई। तो उसमें क्या हुआ कि आपको वो धीरे-धीरे वो एक्सेप्टेंस नहीं आता है। तो एक्सेप्टेंस क्या है ना, उसमें मेरे को टाइम लगा। यानी लगभग मैं ये कहता हूँ कि जब उनका अंतिम संस्कार करने के बाद हम लौट लौट आए, तब तक मेरे को कुछ इमोशनली फ़ील ही नहीं हुआ। 2 दिन के बाद जब मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, एक छोटा-सा इंसिडेंट है, बहुत अच्छा इंसिडेंट और बहुत प्यारा इंसिडेंट है। लोग जाते नहीं हैं, पहली बात। लोग आपके यानी हाव-भाव, आपकी बातों में लोग ज़िंदा रहते हैं। जैसे मेरी मदर जो है, जब अभी मैं सोचता हूँ ना, जैसे मेरी बेटी है ना, कभी-कभी मेरे से बहुत आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर देती है, और मैं बहुत शांति से पूछता रहता हूँ, "ठीक है बेटा, सॉरी बेटा, सब चीज़ है।" तो बड़े पोलाइटली विल वे में मैं उनसे बार-बार बात करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है मेरी मदर का जो हाव-भाव है, जितने प्यार से वो चीज़ें देखती थी, समझाती थी, सुनती थी बहुत सारी चीज़ें। जब आप गुस्से में बच्चा बोलता है ना कि आप मेरे से प्यार नहीं करते, आप ये नहीं है, आप सब पार्शियलिटी करते हो, आप दूसरे को दे रहे हो, मेरे को नहीं दे रहे हो। तब जो माँ जो आराम से शांति से सुनती रहती है, जैसे मेरी मदर आराम से सुनती रहती थी, मैं उस तरह से बड़े प्यार से सुनता हूँ। तो मुझे लगता है मेरी मदर उस फ़ेज़ में मेरे साथ तो है, उस समय में। तो लोग जाते नहीं हैं, ये मेरे को समझ आया, लोग जाते नहीं हैं।
लेकिन जैसे मैंने किचन के सामने बैठा हुआ था और किचन के सामने मैंने देखा, तो एकदम से मेरी आँखों से पानी आना स्टार्ट हो गया। वो पहला मोमेंट था जब आप ये सोचते हैं, कभी-कभी क्या होता है ना, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगता है आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करने में। सडनली मेरी आँखों से पानी स्टार्ट हो गया। आई थिंक मुझे लगा मैं डेढ़ 2 घंटे तक कंटिन्यू रोया होऊँगा, ये चीज़ समझने में कि सही में मदर हैं नहीं, सही में वो चली गई हैं। लेकिन धीरे-धीरे इम्प्रोवाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जब आप एक्सेप्ट कर सकते हो चीज़ों को। कोई आदमी नहीं जा रहा है, वो आपके साथ में है, आपके हाव-भाव में है, आपकी बातचीत में है, तो धीरे-धीरे आप उससे ऊपर आ जाते हैं। उसी तरीके से जैसे जैसे सपोज़ कीजिए, जब मेरा यानी बायोप्सी की रिज़ल्ट आया, तो मैंने अपनी सिस्टर को बनाया, तो वो सडनली एकदम से बहुत इमोशनल हो गई। मेरी वाइफ़ ने देखा, वो भी बहुत इमोशनल हो गई। लेकिन मुझे लगता है वो प्रोसेस तो मैंने हार्डली आई थिंक 1 मिनट लगा होगा डाइजेस्ट करने में, फिर उसके बाद था कि करना क्या है नेक्स्ट? ये जो बेसिकली आपका यानी मोटिवेशन है ना, ठीक है, ये एक्सेप्ट, अब बताओ आगे क्या करना है। ठीक है, ये एक्सेप्ट, आगे बताओ क्या करना है। तो जब वो एक्सेप्टेंस आती है, तो धीरे-धीरे आपको ये पता चलता है अब आगे बताइए क्या। लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस में अटक गए बहुत लंबा, सपोज़ कीजिए आपको एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, व्हाई मी, व्हाई मी, व्हाई मी, आपको जवाब मिलेगा। अगर आप 5 पॉइंट थ्योरी को अपनी ज़िंदगी में लगाएँगे, आपको धीरे-धीरे जवाब मिलेगा कैसे? मुझे जवाब मिला उस चीज़ का। मुझे लगा कि हाँ, पिछला जो 20 साल गया, उसी का ही ये जो आफ्टर इफ़ेक्ट या रिज़ल्ट है, ये पिछले 3-4 साल में जो मैंने स्ट्रगल का देखा, ये वही वही चीज़ थी। तो आपको धीरे-धीरे सब जवाब अपने आप से मिलते हैं, कहीं बाहर से नहीं मिलते, आपको इंटरनली वो सब चीज़ें मिलती हैं। तो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस है, एक्टिव एक्नॉलेजमेंट है। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये मेरी 2 फ़ोटोग्राफ्स हैं, जब मैंने ऑफ़िस स्टार्ट किया। वट यानी आकर देखेंगे कितनी प्यारी फ़ोटोग्राफ्स हैं, अगर आप इसको देखेंगे। लेकिन ऑफ़िस में जाके बैठने की जो पहली यानी जब पहला दिन था, जब मैं जाके बैठा, इतनी तेज़ दिल धड़क रहा था, इतनी तेज़ थी, लोग आप ही को देख रहे हैं। आपके सिर पे बाल नहीं है, आपका कलर एकदम डार्क हो जाता है, आपकी आईब्रोज़ नहीं है, लोग आपको देख रहे हैं और आप काम करने के लिए बैठे हैं। आप अपना डिपार्टमेंट देखते हैं, आप काम करते हैं, यू आर ए डिपार्टमेंट एचओडी, आपका काम चल रहा है, यू नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। ठीक है, अब ऐसा दिख रहा हूँ तो ठीक है, काम करते हैं ना, आगे देखो, बाद में देखा जाएगा जो भी है। तो ये मेरा आई थिंक जब मैं दोबारा से ज्वाइन किया, तो मैं तभी था कि क्योंकि मई में मेरा बर्थडे पड़ता है, तो मेरी टीम ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, और ये वो है। अगर ये मोमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता, तो ये मोमेंट कैसा आता? ये 3-4 दिन यानी 3-4 महीने पहले का मेरा फ़ोटोग्राफ है, दोबारा से ऑफ़िस का। ये पीछे मेरे कोट लगे हुए हैं, जब भी कुछ लगता है मैं दोबारा से रिविज़िट करता हूँ। लेकिन आपको मोमेंट याद रखने चाहिए, वो आपको थोड़ा समझाते हैं, सिखाते हैं कि वो किस तरीके से आपके साथ चल रहे हैं। तो अगर ये एक्सेप्टेंट एक्नॉलेजमेंट है, तो इस तरीके से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप इम्प्रोवाइज़ करेंगे, आप दोबारा से गेन करेंगे, हिम्मत करेंगे, खड़े होएँगे और दोबारा से वो सब चीज़ें अचीव करने की कोशिश करेंगे, जो हो सकता है उस जो टफ़ पीरियड में है, वो बहुत दूर चला गया है। लेकिन इन सब के लिए सेटअप चाहिए। इन सब के लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए, माइंड में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो धीरे-धीरे जनरेट करनी चाहिए। अब आइए एक्सेप्टेंस आप कैसे करें? तो एक्सेप्टेंस की बात करते हैं पहले। सबसे पहले एक्सेप्टेंस क्या है कि वेगली एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, आँख बंद कर दी, एक्सेप्ट किया, नहीं। आपको कॉन्शियस होके मोमेंट को एक्सेप्ट करना है। कैसे करें? सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं। तीसरे स्टेप पे आपको एक्सेप्टेंस आती है। ये है, ये मेरी आई थिंक सर्जरी, जब सेकंड सर्जरी थी, उस सर्जरी के बाद मैं बाहर निकल रहा था। ये तब मेरी वाइफ़ ने मेरी फ़ोटोग्राफ ली थी कि फ़ोटो लेके रखते हैं, बाद में दिखाएँगे। मौका आ गया दिखाने का। ये फ़ोटोग्राफ है, अगर इसमें देखेंगे तो बिकॉज़ ऑफ सर्जरी आई नीड टू सैक्रिफाइस माय सियाटिक नर्व, तो उसकी वजह से फुट ड्रॉप आया, चलने में प्रॉब्लम थी, तो वहाँ से एडजस्ट में आया। उसकी भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, धीरे-धीरे आपको वो सभी स्टोरीज़ पॉडकास्ट के ज़रिए आपको अलग-अलग कॉन्सेप्ट में हम दिखाएँगे। तो ये मैं हूँ। सबसे पहले क्या है ना, इंटरनल एक्सेप्टेंस या इंटरनल फीलिंग जो आपकी है, उस फीलिंग को आप समझें। देखिए, सभी सपोज़ कीजिए आपके कंधे में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आपको कंधा नज़र आ रहा है, मैं तो इधर सामने कैमरे में देख रहा हूँ।
कंधा तो मेरे को नज़र ही नहीं आ रहा है। ये फीलिंग है, ये इंटरनल फीलिंग है। अगर कोई पेन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है, तो ये आपको इंटरनल फीलिंग है। इसको पूरा मत समझिए ना, ये पूरा नहीं है। ठीक है, इसको यहीं पे रोकिए, कंधे में दर्द हो रहा है, रोक लीजिए। अब क्या? ये फीलिंग को स्टोर कीजिए कि ये फीलिंग है, ये दुख है, ये परेशानी है, ये स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ये मेरे करियर का ऐसा पड़ाव है जहाँ पे मैं रुक गया हूँ, मैं थम गया हूँ, मैं बैठ गया हूँ, मैं क्या करूँ? ठीक है, ये फीलिंग है, सेव इट। आइए नेक्स्ट, एक्सटर्नल। अब ये रिकॉर्डिंग आ रही है, होपफुली आप रिकॉर्डिंग देखेंगे। इस रिकॉर्डिंग को देखिए, उसमें नज़र आएगा मेरे कंधे के पीछे क्या है। मेरे कंधे के पीछे कुछ कील चुभ रही है, क्या नहीं है। मेरे कंधे के में हो सकता है पीछे कुछ अटक गया हो, क्या है। ये आपको बेसिकली बाहर से दिखे, जैसे मेरी इस फोटो में नज़र आया कि ये बेसिकली मेरे लेग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। उसके अलावा तो बल्ला चंगा मामला बढ़िया चल रहा है। तो आप इंटरनल फीलिंग, एक्सटर्नल व्यू, सरकमटेंस के इस मोमेंट के इंटरनल फीलिंग, एक्सटर्नल व्यू, इनको दोनों को प्रिजर्व कीजिए, रखिए एज इट इज़। इससे ज़्यादा स्टोरी टेलिंग मत कीजिए। अब ये मत सोचिए कि अरे यार फिर दर्द हो रहा है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। अरे यार आज तो फिर कुछ गड़बड़ हो रही है, बॉस का मूड ठीक नहीं हो रहा, आज तो फिर कुछ गड़बड़ होने वाली है, ये दिक्कत आने वाली है, ये प्रॉब्लम आने वाली है। ये स्टोरी टेलिंग मत कीजिए। मोमेंट के हिसाब से आप ये सोचिए कि हाँ, इंटरनली आपको फीलिंग ये आ रही है, एक्सटर्नली अगर आप थर्ड पार्टी से देखेंगे तो आपको ये चीज़ें आ रही हैं, एंड देन यू नीड टू सेव इट। यही एक्नॉलेजमेंट है। अब इतना करके इसको रोक दीजिए, आगे बढ़िए। करना क्या है, हो गया, फीलिंग हो रही है, दिख रहा है, सेव इट। अब क्या? अब आपको क्या हो गया, 5 पॉइंट थ्योरी में आपने एक पड़ाव पार किया है, अब आपको आना पड़ेगा दूसरे पड़ाव पे, माइंड क्लींजिंग। माइंड ब्लॉक है क्या? अगर आप नॉर्मली सोचेंगे क्या होता है कि है ना, हमारे ये पूरी थ्योरी जो है ना, आपको अलग अलग तरीके से ना एक डेली जो हमारी हैसल है, जो डेली परेशानी है, जो डेली दिक्कत है, उन सब से थोड़ा वे आउट देने की कोशिश करेगी, अगर आप उसको सही से समझने की कोशिश करेंगे। माइंड क्लींजिंग है क्या? अगर आप अपने दिमाग या अपने मन को सोचें, मन जो है इनहेरेंटली क्लियर है, एक मिरर की जैसा है, साफ है। जैसे आप बच्चे के बात देखेंगे, अगर आपने उस बच्चे को डांट दिया तो बच्चा क्या आपके पास नहीं आता है, फिर आके आप ही के पास चिपटेगा, लेट जाएगा, नहीं मेरे को आप ही के साथ रहना है, आप ही को हक करेगा बच्चा, चाहे आप उसको चापड़ भी मार दें, क्योंकि उसके माइंड पे परत नहीं है, जमा नहीं है। धीरे धीरे बच्चा आएगा तो उसकी अपनी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, धीरे 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 प्राइड बढ़ता चला जाएगा। वो सोचेगा मेरे को अब डांट दिया, अब मैं इनके पास नहीं जाऊँगा। थोड़ा और बड़ा जाएगा, थोड़ा इंडिपेंडेंट आएगा, हो सकता है एंगर आए, अटैचमेंट आए, और अटैचमेंट में प्रायोरिटीज़ आएँ कि मेरे को किससे अटैच करना है, क्या है, फिर वो आपसे दूर होता चला जाएगा। धीरे 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 आपका दिमाग जो बिल्कुल, आपका मन जो बिल्कुल साफ था, मिरर जैसा साफ है, उस पे अलग अलग परतें चलती रहती हैं, मतलब दैट इज़ लाइक डस्ट। क्या? ये आपका मिरर है। अगर आप इसमें सामने देखेंगे तो जैसे एक सामने मिरर लगा हुआ ना, मैं दिखता हूँ उसमें, तो मैं साफ दिखता हूँ। लेकिन सपोज़ कीजिए उस पे ही अगर हमने एक सर्फ लगा दिया, थोड़ा सा दिखेगा? नहीं दिखेगा। पहला क्या है? पहला क्या है? ऐसे, ऐसे, ये अलग अलग हम लोग डस्ट जमाते रहते हैं अपने दिमाग पे। पहला, सबसे पहला क्या है? अटैचमेंट। अब क्या होता है, एक तो हम लोगों को लगता है कि ये तो मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, इससे, इसके साथ मेरे को रहना है, इसके साथ मेरे को नहीं रहना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अटैच होते हैं बहुत ज़्यादा। सेल्फ ग्रास्पिंग है कि इससे मेरे को खुशी मिल रही है, इससे मेरे को खुशी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप सोचें कि किसी आदमी को, अगर सोचें कि किसी आदमी का अगर बाय द वे मैं हूँ, तो क्या कोई मेरे को बुरा नहीं समझेगा? डेफिनेटली समझेगा, क्योंकि आप इनहेरेंटली, अगर आप सोसाइटी में है तो आप किसी के लिए हो सकता है अच्छे आदमी ना हो, किसी के लिए बहुत अच्छे आदमी हो, तो किसी के लिए बहुत, आपको लगेगा कि इससे अच्छा आदमी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, और किसी को लगेगा इससे बेकार आदमी कोई नहीं है।
ऐसा ही आपका हर सर्कमटेंस में होता है, चाहे ऑफिस हो, रिलेशनशिप्स हो, या फिर आपकी सराउंडिंग है, आपको ऐसे ही लगता है। लेकिन इनहेरेंटली अगर देखेंगे अगर आदमी को, या फिर यानी इन सब सर्कमटेंस में, तो आपको बहुत हद तक ये सब चीज़ें नज़र आएंगी कि सब लोग एक ही जैसे हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम उन पे पर्दे चढ़ाते रहते हैं और अटैच करते रहते हैं, इसको तो मेरे को रखना है, इसको मेरे को हटाना है। तो जैसे सपोज़ कीजिए आप किसी क्रिटिकल इलनेस में हैं, तो आपको लगेगा कि मेरे नियर डियर क्या क्या होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर आप बेसिकली फाइनेंशियल लॉस में हैं, तो आपको लगेगा मेरे नियर डियर का क्या होगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि बहुत हद तक जो इस पड़ाव को या तो कहीं छूट जाता है, जिनका कुछ हो जाता है, लेकिन लाइफ चलती रहती है। अगर आप वो अटैचमेंट को या अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखते हैं, तो बेसिकली आपको ये लगेगा कि आप बहुत जगह पे जजमेंट कर पाते हैं। जैसे आप बिल्कुल अपने बच्चे को, जैसे क्या होता है ना, आजकल बच्चों को बिल्कुल सिखा दें, समझा दें, और बच्चों को दूर कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है, धीरे 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 करके उसको खुद ये चीज़ें समझनी है, खुद सीखना है। ये उसकी ज़िंदगी है, ये उसकी अलग क्या कहते हैं लाइफ है, जिसमें उसके पास हर वो पड़ाव आएगा जहाँ से वो सीख सकते हैं। तो आप उनके लिए कुछ मैकेनिज़्म नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लाइफ बहुत ईजी हो जाए। अगर उनकी लाइफ टफ होनी है, तो बिकॉज ऑफ देम वो धीरे धीरे उस तरीके से चीज़ों को टफ करेंगे। और अगर उनकी ईजी होनी है, तो वो अपनी ज़िंदगी में ईजीनेस क्रिएट करेंगे। तो जब आप अटैच हो जाते हैं, तो बहुत जगह पे क्या हो जाता है कि आप रिलेशनशिप से भी दूर होते चले जाते हैं। यानी जैसे सपोज़ कीजिए आप फादर की बात करें, जैसे हम लोगों के टाइम पे जो फादर्स हैं, वी आर नॉट टू मच अटैच विद आवर फादर्स। बहुत दूर निकल गए हैं, क्योंकि वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो गलत हैं, या जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं वो गलत है, नहीं, कोई गलत नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा अपना दायरा समझना चाहिए कि हम किसकी लाइफ में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। यानी एक नॉर्मल थ्योरी है बुद्धिज़्म है कि आप किस तरीके से बोलें। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी थ्योरी आती रहती है। तो उसमें 3 तरीके हैं कि अगर बाय द वे बहुत अच्छा है, दैट इज़ लाइक आपको बिल्कुल एकदम सही है, मतलब ट्रुथ है, जानकारी इस तरीके की है जो उसमें मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और ट्रुथ है, देन यू नीड टू टॉक। हाँ, आपको सपोज़ कीजिए नेसेसरी है कि अब सही भी है और ज़रूरत भी है, बोलना ही पड़ेगा तो ही बोलें। तो पहली बात तो ट्रुथ है, कंडीशन ऐसा फोर्स कर रही है कि दैट इज़ एसेंशियल। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, अगर बोलना ही पड़ रहा है, ट्रूथ है, एसेंशियल है, तो प्लेजेंट वे में बोलें, यानी किसी को कुछ बुरा ना लगे। ये 3 कंडीशन आप अगर अपने इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किल में यूज़ करेंगे, अगर अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, वाइफ से बात कर रहे हैं, हस्बैंड से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, या फिर एक्सटर्नली अपने कलीग से बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को रखें कि धीरे धीरे यू नीड टू ऑल्सो कंट्रोल इट, कि आदमी किस तरीके से नॉर्मल इमोशंस में बात कर सकते हैं, एकदम हाइपर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, एंगर। गुस्सा इतनी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर दिया गया ना कि गुस्सा बहुत अच्छा होता है। हम लोग तो बहुत सारे मेंटल हेल्थ के वर्कशॉप जैसे भी देखते हैं, और बहुत हम लोग भी अरेंज करते हैं वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जो एंगर है, दैट इज़ अ रियल एनिमी फॉर यू, रिलेशनशिप के लिए नहीं है, ऑल्सो फॉर योर बॉडी। आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, आपके जो हार्मोन रेगुलेशन है वो एमरजेंसी लेवल पे रहते हैं, आपके बॉडी मैकेनिज्म एमरजेंसी लेवल पे जाता है। और अगर सपोज़ कि जब आप किसी क्रिटिकल इलनेस में जूझ रहे हैं, तो एंगर इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। क्योंकि क्या होगा, उससे आपका इम्यून सिस्टम सेक्रीफाइस हो रहा है, आपको ज़्यादा खतरा है कि आपको डिजीज़ होने का ज़्यादा खतरा रहेगा। ये तो इनहेरेंटली है, लेकिन रिलेशनशिप में भी क्या है कि आपका एंगर जो है वो बहुत जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये जो है ना, दीज ऑल 6 आर द रूट कोज। जो वो दिमाग पे जो परत है, अगर हम 6 परतों को हटाएंगे, तो वैसे टोटल 52 एफ्लिक्शंस हैं माइंड की, लेकिन ये 6 रूट हैं। अगर आप इन पे भी काम करेंगे, तो अब धीरे धीरे आप ज़िंदगी में देखेंगे, आप डेली लाइफ में बहुत शांत तरीके से सोचने वाले, समझदार तरीके से बात करने वाले आदमी होंगे। आगे नेक्स्ट आते, डाउट।
डाउट में क्या होता है कि आप क्या ना इतना डाउट कर रहे हैं अपने आप पे, हर समय इतना सोचते हैं अपने बारे में, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं है, इस तरीके से। जो सेल्फ डाउटिंग है, इट इज़ ऑल्सो बिग एनिमी। आप एनालिटिकल हो सकते हैं, समझदार हो सकते हैं, समझें चीज़ों को, लेकिन हर समय डाउट ना करें। एक बार चीज़ें कैलकुलेट होने के बाद अगर निकल गई हैं तो उनको निकाल दें। डाउट इज़ ऑल्सो वन थिंग कि जब आप बोलें कि अरे यार ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, अब क्या करना, आपने डाउट करके ये स्टेटमेंट फेंक दिया है, इट मीन्स यू आर मैनिफेस्टिंग कि ये बच्चा कुछ ना कर पाए। आपकी ये तमन्ना थी ऐसा कुछ ना कर पाए, लेकिन यू आर मैनिफेस्टिंग इट, सो यू आर मैनिफेस्टिंग कि बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये जो नेगेटिव कमेंट है इन सबको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, डाउट कम करना चाहिए, सेल्फ डाउट भी कम करना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं आप प्राइड, मेरे अलावा कुछ नहीं है, मैंने ही सब कुछ किया है। ज़िंदगी में आप सब कुछ नहीं करते हैं, सरकमटेंस है, या फिर आप तो बेसिकली आपको कभी कभी तो ये लगता है ना मेरे को कि चीज़ें आपसे करवाई जाती हैं, चीज़ें होती हैं, आप खाली वहाँ पे एक एक तरीके से प्रेजेंट होते हैं, बस उतना ही आपका दायरा है। आप कुछ ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ नहीं कर रहे हैं उसमें। वो इम्प्रोवाइजेशन जो है आपकी सराउंडिंग करती है, वो सराउंडिंग सेलेक्ट करने का जो चॉइस है वो आपकी हो सकती है। फिर आपका आ गया एफ्लिक्टेड व्यू, इनकरेक्ट व्यू, किसी के बारे में गलत सोचना या फिर कंडीशन को गलत सोचना जबकि कंडीशन बहुत अच्छी है। सपोज़ कीजिए आपने एक सीरियल देखा, उसमें बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, आप सोचें मेरी ज़िंदगी में भी इतने झगड़े हो रहे हैं। आप ये सोचें आपका हस्बैंड बहुत बेकार है ना? कैसे? क्योंकि जो सीरियल में हस्बैंड है वो बहुत बेकार है। सीरियल में जिस हस्बैंड ने बोला इस तरीके से गलत, तो आपके हस्बैंड ने भी गलत। आपकी वाइफ़ अगर गलत है तो वो किसी किसी आदमी ने बोला है कि उसकी वाइफ़ इस तरीके की है तो आपकी वाइफ़ भी ऐसे। तो इनकरेक्ट प्रजम्पशन, इनकरेक्ट व्यू ऑफ करंट मोमेंट, ये एक सबसे बड़ा रूट कॉज़ है कि आप गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं। और इसमें क्या है? इग्नोरेंस। देखिए आप ह्यूमन हैं, तो सपोज़ कीजिए आप परफेक्ट तो नहीं हो सकते, एंड एवरीथिंग इज कांट बी परफेक्ट। धीरे 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 चीज़ें चेंज होती हैं, धीरे धीरे चीज़ें डिके भी हो रही हैं। जैसे आप क्या है ना, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो आपकी बॉडी धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जा रही है, यू नीड टू ऑल्सो एक्सेप्ट इट। इग्नोरेंस ना रखें, यानी ऐसा नहीं हो कि आप ये सोचें कि बस, हाँ ये मैनिफेस्टेशन करना चाहिए जो मैं सोचता हूँ कि आप एक अच्छी लंबी लाइफ एक्सपेक्ट करें, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्ट करें, अच्छी तरीके से जीने की कोशिश करें, अच्छी लॉन्जिविटी यानी अच्छे तरीके से सोच समझ रखने की ज़रूरत है, इस तरीके की लाइफ जिए, तो ये सब करें। लेकिन ऐसा नहीं है, यू कांट इग्नोर दिस फैक्ट कि एक ना एक दिन सब चीज़ें धीरे 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 ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो इनकरेक्ट व्यू है दैट इज़ इग्नोरेंस। तो अगर ये सब चीज़ें होंगी, आप इन 5 रूट कॉज पे काम करेंगे और इनको थोड़ा सा क्लियर करेंगे इस मिरर को, तो आप अपने को देख पाएंगे, यू कैन सी योर रियल वन। धीरे धीरे डस्ट साफ़ होगी और साफ़ होने के बाद आपको अपनी रियल कैपेबिलिटीज़, आपकी रियल क्या कहते हैं स्ट्रेंथ नज़र आएगी कि हाँ हम क्या कर सकते हैं। मेरे को बेसिकली लगा कि 3-4 साल में या 2.5-3 साल में मैंने जितनी हिम्मत दिखाई और मैंने जितना काम किया, मुझे लगता है आई रियली अप्रिशिएट माई सेल्फ जो मैं कर रहा हूँ। और ये सब इसी वजह से आया क्योंकि जो करंट मोमेंट को जिस तरीके से मैंने एक्सेप्ट किया और जैसे मैंने अपने दिमाग पे यानी मन पे जो काम किया और मन मन को जो साफ तरीके से देखने की कोशिश करी, लोगों को जज नहीं करने की कोशिश करी और सरकमटेंस को जज नहीं करने की कोशिश करी, इनकरेक्ट व्यू नहीं बनाया, सेल्फ प्राइड नहीं बनाया कि हम मैं ही हूँ सब कुछ। और देखिए गुस्से पे तो बहुत काम किया, ये तो मेरी वाइफ भी कभी कभी बोलती है कि बहुत, इवन उस पर भी बहुत असर। जब आप खुद अपनी चीज़ें पे अपने पे काम करते हैं ना, आपकी सराउंडिंग भी वैसी होती है। यू नीड टू सेलेक्ट योर सराउंडिंग, क्योंकि अगर सपोज कि आपके अगल बगल पॉजिटिविटी का माहौल है तो डेफिनेटली है आप पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव अच्छा बड़ा कुछ काम करेंगे। तो ये आया माइंड क्लींजिंग। होगा क्या, जैसे सपोज कीजिए अगर आप एक छोटी सी चीज़ देखेंगे कि अगर आप रेजिग्नेशन पे चले गए, शुरू वाले पॉइंट से निकल के आते हैं क्योंकि ये सब इंटरकनेक्ट है। आपने बोला ठीक है लाइफ तो ऐसी ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ,
लेकिन रेजिस्टेंस आती रहेगी, वाई मी वाई मी वाई मी। वहीं पे अगर आप एक्टिव एक्नॉलेजमेंट पे जाते हैं ना, तो आपको क्या लगेगा ना, स्मूथ फ्लो हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस नहीं है। आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। आप अपने को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप अपनी चीज़ों को समझेंगे, लोगों को जज नहीं करेंगे, लोगों के साथ बैठ के अच्छा काम करेंगे, उनको भी हेल्प करेंगे, उनको भी बूस्ट करेंगे, अपनी भी मोरल को अप रखेंगे, मोटिवेट रहेंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, माइंड क्लींजिंग। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, और तीसरे पॉइंट के दो पार्ट हैं। दो पार्ट कैसे हुए? सबसे पहले आइए थ्री पीपल थ्योरी पे। थ्री पीपल थ्योरी थोड़ा सा ऊपर निकल गया, लेकिन ये थ्री पीपल थ्योरी है। तीन लेंसेज हैं, इन पहले लेंसेज को ले आते हैं। आपकी ज़िंदगी में तीन तरीके के लोग हैं, अगर आप सोचने समझने की कोशिश करें तो। किस तरीके के तीन लोग? ये जैसे आपके फ्रेंड्स, जिनकी नेचर आपको हर समय प्रोटेक्ट करने की रहती है, आपको जो अच्छे मोमेंट देते हैं, दीज आर फ्रेंड्स। जिनको मिलने पे आपको खुशी मिले, इनसे मिला जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं एनिमी, डिफ़िकल्ट आदमी, जो आपको सुधारना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, गलत वो भी नहीं है ना? और लेकिन क्या होता है कि वो आपको थोड़ा टफ मोमेंट देते हैं, तो आप बचने की कोशिश करते हो। जैसे ही आप उनको देखते हैं ना, आपके अंदर से आग निकलने लगती है, इससे ना मिलना पड़े। लेकिन है तो सराउंडिंग में, आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो हो गया फ्रेंड, एक हो गया एनिमी, तीसरा है स्ट्रेंजर। अब ये जो स्ट्रेंजर है, अगर आप देखें, स्ट्रेंजर से आपको कुछ नहीं होता। कोई बगल में गाड़ी में जा रहा है, बगैर कोई इंसिडेंट होगी, न्यूज़ आ रही है, आप बड़े आराम से तसल्ली से इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि आपको कोई इमोशनल कनेक्शन होता ही नहीं है। वहाँ पे 50 लोग मर गए, है ना, यहाँ पे ये चीज़ हो गई, यहाँ पे रोड एक्सीडेंट, थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद सब खत्म। वही अगर नियर डियर के साथ कुछ होता है, शॉक रहेगा, चलेगा। वही अगर एनिमी के साथ कुछ उल्टा सीधा होगा, मैं नहीं बोलता कि यार सब लोग सोचते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हल्का सा खुशी लगती है कि हाँ ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया, बढ़िया हुआ, निकाल दिया तो बढ़िया हुआ। तो मतलब ये सब क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने लोगों को तीन कैटेगरी में डाल रखा है। अब करें क्या? बिकॉज़ ज़िंदगी में जीने के लिए आपको लोग ज़रूरत हैं, मतलब आप बिना लोगों के सोसाइटी में तो नहीं रह सकते हैं। तो आपको कैसे लोगों को देखना चाहिए कि ताकि आप बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट कर सकें, उनके साथ रह सकें। तो सपोज़ कीजिए कोई फ्रेंड आया, तो आप उसको भी ऐसी इस तरीके से ना देखें कि एकदम से आपको उसको एकदम यूटिलाइज़ कर लेना है उस मोमेंट के साथ। हो सकता है देयर इज़ ऑल्सो सम एंगेजमेंट, वो आपके साथ थोड़ा परेशान हो रहा है, आपको तो मज़ा आ रहा है, उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो और दूसरा क्या है, दैट इज़ लाइक ए एडिक्शन, कि आप एक प्लेज़र की तरफ भागे जा रहे हो, है ना? लोग ये बोलते हैं कि चलो घूमने चलते हैं दोस्तों के साथ, फिर ऑफिस आते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो जब आप एक्सट्रीम पे ले जाते हैं चीज़ों को ना, तो आपको मॉडरेट करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पे ये लगता है कि अब दोबारा से जाएं। तो वहाँ पे क्या, लेकिन सराउंडिंग में और भी लोग हैं, तो जब एनिमीज आते हैं तो आप लगता है यार इनको छोड़ के भागें, इनको छोड़ के भागें इनके पास, हैं, और जब इनसे आएंगे फिर इनके पास जाना पड़ेगा। तो हर समय इमोशन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहेंगे। थ्योरी क्या है कि सपोज करो आपके सामने कोई डिफ़िकल्ट आदमी आया, यू कैन वियर ए स्पेक्स स्ट्रेंजर, वो आपसे जो बात कर रहा है, हो सकता है कि जैसे कोई न्यूज़ एंकर है जिसको आप जानते नहीं हैं, आपसे कुछ बात, जैसे मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपको सपोज करो दो बात अच्छी लगती है, तो आप समझ लेते हैं ना क्या दिक्कत की बात है। वही अगर बाय द वे मैं ऐसा डिफ़िकल्ट आदमी हूँ जो आपकी ज़िंदगी में हूँ, और आप मेरे को नापसंद करते हैं, तो मैं अगर अच्छी भी बात बोलूँगा तो आपको नहीं समझ आएगी। श्योर है। अच्छा, आपका फ्रेंड अगर बेकार चीज़ भी कर रहा है ना, तो भी आप साथ में चलते हैं, चलो शाम को पार्टी होनी है, चलें, बैठें। आपकी अलग अलग एडिक्शन जो स्टार्ट होती हैं फ्रेंड से स्टार्ट होती है, क्या वो आप नो बोलते हैं उनको? कभी नहीं बोलते हैं। क्यों? वो फ्रेंड्स है। तो हो सकता है आप इन दो चश्मों को अगर थोड़ा थोड़ा इंटरचेंज करते लगे, जैसे सपोज कि टफ सिचुएशन आ गई है आज की डेट में, आपको किसी एक आदमी को देखने के बाद पूरी ज़िंदगी, पूरी यानी पूरी क्या कहते हैं दिन, ज़िंदगी तो नहीं कि पूरा दिन आपका वेस्ट जा रहा है,
छोटा सा, ये तो बहुत रिलेशनशिप में भी होता है कि सपोज कीजिए आपकी वाइफ ने कुछ बोल दिया आज सुबह सुबह, आप आप लेके बैठे हुए हो, 2-4 घंटे तो गए आपके, फिर वहाँ पे ऑफिस में कोई डिफ़िकल्ट आदमी मिल गया, उसने कुछ आपको बोल दिया, 2 घंटे और गए। तो आपने एफर्ट क्या किया? 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तो आप इन्हीं में निकाल रहे हो। जब तक आप लोगों का सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, तब तक आप आउटपुट यानी अपने को इम्प्रोवाइज कैसे करोगे, आप अपना प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करोगे कि हाँ आप अच्छा काम करें, बड़ा काम सोचें, बड़ा विजन सोचें, आप कैसे करोगे? तो यू नीड टू हैव ए सॉल्यूशन ऑफ पीपल। तो हर समय कोशिश करें कि जब सपोज कीजिए कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और आपके सामने कोई डिफ़िकल्ट आदमी आता है, तो आपको वो लेंस को थोड़ा चेंज करके स्ट्रेंजर लगाएं और उसकी चीज़ें समझने की कोशिश करें। हो सकता है वो सही बात कह रहा हो, अच्छा ठीक है, नहीं भी समझना है, स्ट्रेंजर लगाएं और चुपचाप वो टाइम निकाल दें। हो सकता है रिस्पॉन्स ना करना बेटर है, बाद में नॉर्मल हो जाती है चीज़ें। आप जब आर्ग्यूमेंट में फंसते हैं ना, तो आज की डेट में क्या है ना, इतनी नेगेटिविटी है लोगों के पास कि, और ना वो अपने पे इतना काम करें, तो वो आपसे उलझने की कोशिश करते हैं। आओ उलझें, एक स्टेटमेंट आप पे फेंकेंगे, दूसरा स्टेटमेंट आप फेंकोगे, आप उलझ जाओगे वहाँ पे। आपको जो करने के लिए आए वो करो ना, आप जो एफर्ट करने के लिए आए वो एफर्ट करो ना। आप उस आर्ग्यूमेंट में अगर 5 मिनट उलझ गए ना, हो सकता है पूरा दिन आपका उसी में निकल जाएगा। तो पूरे दिन में जो आपको आउटपुट निकालना है वो आपको सोचना है ना। अगर आप ऑफिस गोइंग आदमी हैं और आप बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ अच्छा अचीव करें, आप अच्छे करियर गोल हैं, तो आप उस पर ध्यान दें ना। उस आदमी पे क्यों अपने एफर्ट को वेस्ट कर रहे हैं आप? हो सकता है वो आदमी भी आपको अच्छी सीख देना चाह रहा है, जो आपको समझना चाहिए। और हो सकता है आपका फ्रेंड जो है आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ये भी समझना चाहिए कहाँ पे आपको नो बोलना है। यू शुड फिक्स योर टर्म एंड कंडीशन कि जहाँ पे आपको नो बोलना चाहिए। अगर ज़्यादा नेगेटिविटी एनिमी से आ रही है तो वहाँ पे भी नो बोलिए। और ज़्यादा अगर बाई दे ज़्यादा प्लेजर या एडिक्शन या ना, ये सिगरेट पीना है या फिर लिकर कंज्यूम करना है या ये सब चीज़ें करना है, इन सब को भी कहीं ना कहीं आपको नो बोलना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो इम्पैक्ट योर हेल्थ। और स्ट्रेंजर का चश्मा बार बार करें तो जो भी लगे, इस सिचुएशन वाइज आप चश्मा चेंज करते हैं, लेकिन नहीं, कुछ जगह रुक जाता है मामला। अब आता है यहाँ पे दूसरी चीज़, इसका दूसरा पार्ट ये होता है टॉक्सीमीटर। टॉक्सिकोमीटर का मतलब क्या है कि क्या है ना, इतनी नेगेटिविटी है ना, तो आप आदमी पे काम भी करेंगे ना, कहीं कहीं ना सोच के आपको ना कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि मैं आदमियों पे कैसे काम करूं। क्योंकि ये इनर सर्किल में भी हो सकता है, आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हों जो बहुत टॉक्सिक हैं, लेकिन आप उनको छोड़ ही नहीं सकते ना, क्या करेंगे? तो क्या करें? इंटरनल सर्किल में अगर आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं, एक्सटर्नल में तो हैं ही हैं, तो आप कैसे काम करेंगे? तो आप ऐसा देखेंगे, ये पूरी रेंज है। हर आदमी को आपको उसकी टॉक्सिक नेचर के हिसाब से नंबर देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर देने के बाद आप इसको क्या करें, 4 ग्रेड में डाल दें, 1 से लेके 3, 4 से लेके 5, 6 से लेके 8 और 10 और 11, यानी मैक्सिमम 9 और 10। अब सोचें, सबसे पहले में क्या करेंगे? ये जो पहले वाले हैं, दीज आर फ्रेंड एंड फैमिली। आपकी वाइफ अगर बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत बोल भी देती है ना, या आपका हस्बैंड बीच में बोल देता है, आपका फ्रेंड कुछ बोल देता है, ट्राइंग नॉट टू टेक टू मच नेगेटिव कि हाँ ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया। हम सब टॉक्सिक हैं, इतनी तो मिनिमम रेंज है, हम टॉक्सिक हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ना चीज़ फंस रही है ना, रेजिस्टेंस है ना, कहीं पे कहीं ना आपको लगता है ना, तो आप अपने नियर डियर से ही तो शेयर करेंगे। तो वहाँ पे ये है, फैमिली एंड फ्रेंड को एक्सेप्ट करें कि हाँ थोड़ी बहुत टॉक्सिकनेस रहेगी। लेकिन अगर बाय द वे वो 4 से लेके 5 के बीच में है, यानी वो बेसिकली आपको इम्पैक्ट कर रहा है, आप बेसिकली आपकी फैमिली से कुछ नेगेटिविटी आ रही है और दैट विल हैम्पर योर वर्क, दैट इज़ हैम्पर योर पर्सनल गोल, या पर्सनल भी ये मानिए कि आपका कुछ करियर गोल या इस तरीके के गोल को वो कर रहा है। तो आप इन फ्रेंड एंड फैमिली को थोड़ा सा, जो ज़्यादा अनोइंग है, उनको थोड़ा सोचने समझने की कोशिश करें, थोड़ा सुनने की कोशिश करें क्या बोल रहे हैं। उन पे ना 3 पीपल थ्योरी लगा दें तुरंत, इन पे लगाएं तुरंत। अगर बाय दी वे आपकी वाइफ ने सुबह सुबह 10 मिनट के लिए कुछ आर्गूमेंट है वो कहीं ना कहीं से लेके आई हैं और वो 10 मिनट में आपसे इन्वॉल्व हो गई हैं, यू नीड टू पुट योर वाइफ और हस्बैंड इन स्ट्रेंजर। तो मेरी वाइफ समझ जाती है कि आज ज़रूर थ्योरी लगा रहा है, अगर मैं 10 मिनट तक कुछ बोल रही हूँ ना
और ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है ही वांट टू पास दिस 10 मिनट। तो मुस्कुराने लगती है कि ये ज़रूर थ्योरी लगा रहा है मेरे ऊपर। तो आप ना थ्योरी लगाएं। सपोज करो कोई आदमी मिल गया जो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है उस समय। 10 मिनट वो अपनी भड़ास निकालना चाह रहा है, तो 10-15 मिनट उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको स्ट्रेंजर की तरह सुने, ज़्यादा उसको सजेशन देने की कोशिश ना करें। जब आप सजेशन देने के लिए आते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब आ गए ये 6 से लेके 8 के बीच में, ये थोड़े टफ पीपल हैं, लेकिन अगर मैं ये बोलूँगा ये अच्छे लोग हैं जो आपको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, एक डायरेक्शन में डालना चाहते हैं। इनको आप थोड़ी एक्टिव लिसनिंग करें, और जो वो बोल रहे हैं ना उनको प्रोसेस करने की कोशिश करें, वो क्या समझाना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ समझाना चाह रहे हैं। ये ज़्यादातर लोग आपको ऑफिस में मिलेंगे, ज़्यादातर आपके जो सीनियर्स होंगे, सबॉर्डिनेट्स होंगे, जिनके साथ आपके आर्गूमेंट हो रहे हैं, उनको अगर आप इस तरीके से एक्टिव लिसनिंग और उनकी बातों का यानी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे आपको ना वो चीज़ें समझ आएंगी कि वो किस डायरेक्शन में आपको डालना चाह रहे हैं, वो किस वजह से आपको पुश कर रहे हैं। चाहे आपके पेरेंट्स हैं, वो क्यों पुश करना चाहते हैं, वो आपको कुछ बुरा तो चाहते नहीं, लेकिन क्यों पुश करना चाह रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। कुछ अच्छा दोस्त है आपका, लेकिन वो थोड़ा टॉक्सिक है इस समय बिकॉज ऑफ समथिंग। वो आपको क्यों पुश करना चाह रहा है। या कोई टफ आदमी है, ठीक है, वो आपको पसंद नहीं करता, लेकिन वो आपको क्यों पुश करना चाहता है। जैसे सपोज कीजिए बहुत सारे लोग आपको नहीं पसंद करते हैं, मुझे भी ये लगता है, लेकिन उनके पास जाने में आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। आप जाएं, जाके स्ट्रेंजर की तरफ उसको देखें, और आपको एक एक्सेप्टेंस आ जाएगी अंदर से। इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखें। और ये जो 8 और 9 वाले हैं ना, सबसे पहली चीज़, इंगेज ना करें ज़्यादा, उलझे ना। अगर आपके 9-10 वाले कोई भी टॉक्सिक आदमी है, तो उनसे जितना आप उनको अवॉइड कर सकते हैं उतना बेटर है। उनसे उलझे ना, और स्ट्रेंजर का चश्मा चढ़ा के रखें। उससे क्या होगा ना, आप उनके साथ आर्गूमेंट में नहीं फंसोगे, अपने काम पे ध्यान दोगे। तो ये लगभग 4 हैं। और हर बार आपको क्या करना पड़ेगा ना, आदमी को देखना पड़ेगा, ये तो 9-10 वाला आदमी था, मैंने इसको थोड़ा सा अवॉइड किया हफ्ते 10 दिन तक, अब उतना टॉक्सिक नहीं रह गया, अभी तो टफ वाली सिचुएशन में आ गया है, तो अब इसकी बात सुननी भी पड़ेगी, है ना। हो सकता है सही बात कह रहा हो, अब इसको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, हो सकता है इसके आर्गुमेंट सही लॉजिक है। तो जब आप ये थ्योरी लगाएंगे, ऑलवेज यू नीड टू रिवाइज इट। हो सकता है आपका जो फैमिली में हो सकता है, ज़्यादातर होता है ना बहू और सास वाला रिलेशन, हो सकता है वो 4 से 5 के बीच में है, और वो जैसे जैसे आपने उनको इम्प्रोवाइज़ किया, वो हो सकता है 1 और 3 में है, तो आप ऐसे ही रहने दो। फिर इम्प्रोवाइज़ अगर हो रहा है ना, आपकी सराउंडिंग में जो आदमी है, वो पॉजिटिव आदमी का कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी बेसिकली इस पूरी थ्योरी जो 5 पॉइंट थ्योरी का है, कि आपका जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो इतना पॉजिटिव बन जाए, तो कि आप नई हाइट्स, नई चीज़ों को अचीव कर सकें, नया कुछ बड़ा कर सकें, बड़ी चीज़ें सोच सकें। और ये सब जितनी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, या फिर क्रिटिकल इलनेस, या ये जो भी दिक्कतें हैं, इन सबसे पार पा सकें। तो ये हर समय रिविजिट करते रहें, सोचते रहे, नंबर डालते हैं, सो इंटरनल पे भी डाल लें, एक्सटर्नल पे भी डाल लें। आदमी को देखें कि हाँ यार, इसको थोड़ा 10-15 दिन मेरे को टॉक्सिक वाला आदमी है, अवॉइड करना पड़ेगा। स्ट्रेंजर का चश्मा रखें, अवॉइड करके, और उसको फिर धीरे धीरे कोशिश करें, हो सकता है वो धीरे धीरे इम्प्रोवाइज़ कर रहा हो। ये हो गया तीसरा पड़ाव। तो हमने परिस्थिति एक्सेप्ट करी, परिस्थिति एक्सेप्ट करने के बाद हमने अपने दिमाग पे काम किया, दिमाग पे काम करने के बाद हमने लोगों के पे काम किया। अब अब क्या करें, अब हमें करना पड़ेगा सही में काम। और जब आप सही में काम करते हैं, तो चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो ये बेसिकली आपने प्रिपरेशन करी अपनी सराउंडिंग के लिए। तो जब भी आपको, अब आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अटेम्प्ट कैसे, जैसे अगर सपोज कीजिए मैं ये सोचूं कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ, ऑलवेज यू नीड टू बी पॉजिटिव। हर समय ये कोशिश करें कि आप कितने पॉजिटिव हो सकते हैं। इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से ना लेना, किसी भी चीज़ को नेगेटिव तरीके से ना लेना और उसको अटेम्प्ट करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब इसके लिए क्या है ना, एक छोटी सी स्टोरी है। क्या हुआ कि मैंने 1.5 साल तक, क्या हुआ, बिकॉज ऑफ सर्जरी, कि मेरा जो राइट लेग है उसमें क्या था,
फुट ड्रॉप है, तो उसकी वजह से मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था। 1.5 साल तक मैंने गाड़ी नहीं चलाई, तो मैं जो कलीग्स हैं उनके साथ में ट्रैवल करता था। अब एक दिन क्या हुआ, उनके बीच में झगड़ा हो गया, थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन आई सी दैट ए अपॉर्चुनिटी, तो मैंने उस पर 5 पॉइंट थ्योरी लगा दी। एक्सेप्ट करी कंडीशन कि मैं ऐसा हूँ, सराउंडिंग ऐसी है, मैंने लोगों को पाइप पे काम किया, थोड़ा सा अवॉइड किया थोड़ा सा सोचने की कोशिश करी। फिर तीसरा मैंने अटैम्प्ट किया। क्या किया, मैंने अपनी गाड़ी में हैंड अटैचमेंट लगाया। हैंड अटैचमेंट लगाने के बाद मैं अब जो गाड़ी ड्राइव करता हूँ, मैं हाथ से ड्राइव करता हूँ। तो जो क्लच, जो ब्रेक और स्पीड है वो मेरे हाथ में रहती है। मतलब अगर आप आगे पुश करेंगे दैट इज़ ब्रेक, और अगर पीछे करेंगे स्पीड। शुरू में थोड़ी सी बहुत दिक्कत हुई, उसके बाद परफेक्ट 2 साल से गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो कंडीशन नहीं होती, वो सिचुएशन नहीं होती, मैंने इस तरीके से लोगों पे काम नहीं करा, तो मैं सब लोगों को, सबसे बड़ी चीज़ है इन सब चीज़ों में, इन सब कंडीशन में, मैं ये कहता हूँ मैंने किसी आदमी को नहीं खोया। मतलब रिलेशनशिप में मैंने किसी आदमी से आर्गूमेंट नहीं किया, जबकि इतने टफर डिसीजन मैंने लिए हैं लोगों के साथ में, लेकिन मुझे लगता है मैं हर आदमी के साथ उतना ही जुड़ा हुआ हूँ जितना पहले, और उससे ज़्यादा जुड़ा हूँ। मेरे पास मेरे पॉजिटिव सर्किल इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं ज़्यादा चीज़ें अटैम्प्ट करता हूँ। मैं खुद को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं लोगों को भी अप्रिशिएट करता हूँ। तो आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा, कुछ भी है अटैम्प्ट। जैसे सबसे पहले मैं धर्मशाला गया, तो मेरे को सिंगल जाना था फ्लाइट में, तो वहाँ पे मैंने 5 पॉइंट थ्योरी कैसे लगाई। अब फुट ड्रॉप है और स्लीव लगी हुई है, उसमें मेटल है। सबसे पहले चेकिंग करने के लिए गया, सिक्योरिटी चेक। सबसे पहले लग रहा है यार ये सिक्योरिटी वाला बंदा सबसे पहले पूछेगा ये क्या है, मेटल। लेकिन उसने पूछा, उसने पता क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा इस तरीके की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको रख के आओ, शू को भी रख के आओ। मैंने शू भी रखा, एक बार निकला। आई थिंक उसके बाद मैंने बहुत सारी ट्रैवल की है, बहुत सारे क्या कहते हैं इस तरीके की ट्रैवल है जो मैंने सिंगल गए। मैं 4-5 विजिट तो मैं धर्मशाला में घूम के आया हूँ, सिंगल गया हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती है ना कि आप फिर यूज टू हो जाते हो जब इन सब चीज़ों को, जबकि आपको लगता है बहुत बड़ी है, लेकिन जैसे ही आप अटैम्प्ट करते हो ना पॉजिटिव तरीके से, वहीं पे प्रॉब्लम क्या है ना, सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको दो आपके रियल एनिमी है। जब भी आप चीज़ें सोचते हैं ना कि हाँ मेरे को ये पॉजिटिव तरीके से करना है, तो दो एनिमी आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। ये कौन से हैं? सबसे पहला एनिमी जो है ना आपका डर, क्या हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपके माइंड ब्लॉक पे और इन सब चीज़ों पे काम करेंगे, धीरे धीरे डर पे आपको थोड़ी सी एकदम से कंट्रोल आना लग जाएगा। लेकिन डर क्या है, जैसे सपोज़ कीजिए मैं अटैम्प्ट करने गया, मैंने सोचा गाड़ी चलाना है, स्टार्ट करना है, किसी को टक्कर लग गई, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, तो क्या होगा? हुआ तो नहीं ना, फ्यूचर है। डर क्या है, मैं पहले कुछ ऐसा काम करता था कि जैसे सपोज़ कीजिए मैंने कुछ अटैम्प्ट किया, मैं नहीं कर पाया, अब मैं दोबारा अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ, फिर फेलियर हो जाएगा। डर। अगर मैंने किसी के सामने जाके ये जैसे सपोज़ कि मैंने पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट किया, तो मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मेरे फ्रेंड ने सबसे पहले, यार तू ना यानी वैसे मेरा ही इज़ वेरी, यानी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, यार तू ये ब्लू कलर क्यों नहीं छोड़ता है भाई, सारी पॉडकास्ट तो ब्लू कलर में बना। अरे यार है ही वो, तो आप आपके पास कपड़े ही ऐसे, तो आप ऐसे ही बनाओगे। तो कहने का मतलब है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और यू नीड टू अटेम्प्ट। फियर जो है, जो आपको थोड़ा सा यानी ये लगता है कि मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को वो हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि जब कैंसर की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो चीज़ क्या होती है कि सबसे बड़ा डर क्या है ना, दोबारा मत बोलो, दोबारा हो जाएगा। तो ये जो फ़ियर है, जब तक आप इस फ़ियर पे काबू नहीं करेंगे ना, फ़ियर से नहीं हटेंगे, तो आप अटेम्प्ट, पॉजिटिव अटेम्प्ट करना आपके लिए बड़ा टफ होगा। तो जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम, बड़ा काम करने के लिए, यू नीड टू बेसिकली वर्क ऑन योर फ़ियर, ताकि आप इस फ़ियर को हटा के रखें, करंट मोमेंट के हिसाब से अटेम्प्ट करें। जैसे अभी हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, अब ये कैसा चलेगा, कैसा दिखेगा, लोग इसको पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे, दैट इज़ नॉट द लुक आफ्टर फॉर करंट। अभी कितने अच्छे तरीके से आपको समझाया जा सकता है वो सोचा जाए, तो फियर हटाए। दूसरी चीज़ में, दूसरा क्या है, सेल्फ डाउट। किसी आदमी ने बोल दिया यार तुम तो बोल नहीं पाओगे, अब आप बैठ गए हाथ, यानी कैसे करें, कैसे करें ये सब चीज़ें। अच्छा, तुम्हारे तो कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है,
कैसे करें? काम करें। आप तो देखने में इतने अच्छे नहीं है तो लोग आपको पसंद ही नहीं करेंगे देखना। तो पहले तो आप अपने को पसंद करें। तो जब सेल्फ डाउटिंग करते हैं किसी भी चीज़ों में, तो क्या होता है ना कि आपको ये लगता है कि ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा। जब आप नहीं, यानी जो आप कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं तो पहले अटेम्प्ट पे ही हार जाते हैं। तो अगर आपको सेल्फ डाउट करना है तो डेफिनेटली आपका अटेम्प्ट पॉजिटिव नहीं होगा। आप हर समय ये सोचते रहेंगे किस तरीके से चीज़ें गलत होंगी। तो यू नीड टू ऑलवेज असर्टिव पॉजिटिव अबाउट द अटेम्प्ट, कि गाड़ी चला रहे हैं अच्छी चलेगी। अगर जा रहे हैं कहीं अकेले घूमने जा रहे हैं तो अच्छी तरह जाएंगे। अगर जॉब में कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। अगर कुछ नया काम कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। कुछ बड़ा काम कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आप कैलकुलेट करके कर रहे हो। इसको भी हाइपोथेटिकल तो नहीं है कि आपने किसी के ऊपर छोड़ दिया। आप अपने पे काम कर रहे हो, अपनी चीज़ें अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सब चीज़ आप ही तो कर रहे हो। यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ और अच्छी चीज़ सोचें। तो अगर आप सेल्फ डाउट और फियर को हटाएं अपनी लाइफ में से ना, तो आपकी जो पॉजिटिवनेस है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, क्योंकि आपको ऐसा कॉन्फिडेंस जनरेट होगा आपके अंदर में जो आपको सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट देगा और आप ही को अप्रिशिएट करेगा। तो हम आ गए चौथे पड़ाव पे। अब ये सब कर तो लें, लेकिन क्या है ना, शाम को किसी आदमी ने बोल दिया कि आप जितना कर रहे हो ना इतना तो कुछ भी नहीं है, फलाना आदमी तो बहुत कुछ कर दिया है, फलाना आदमी ये कर दिया, अब आप बैठे हुए क्या करें। जैसे सपोज़ कीजिए जब जैसे भाई दीदी आपकी जॉब जाती है, कुछ आपके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, क्या करें, आगे क्या करना है, अगर आपको नौकरी करनी है तो आगे क्या करना है। तो सडनली क्या होता है, जैसे ही आपको ज़िंदगी रोक देती है, जैसे अब सपोज़ कीजिए आप ज़िंदगी में यही करके बैठे हैं कि आपको नौकरी करनी है और आपकी नौकरी चली जाए, तो आप क्या करोगे? कन्फ्यूज्ड। तो ज़िंदगी में हर समय आपका कुछ बड़ा इम्पॉसिबल, कुछ अच्छा गोल है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आप एंगेज करें। तो यही है पांचवा पॉइंट। तो हमने पहले पॉइंट पे एक्सेप्ट किया सब कंडीशंस को। दूसरे स्टेप में हमने अपने मन को साफ किया। तीसरे अटेम्प्ट में हमने लोगों पे काम किया, सराउंडिंग पे काम किया। चौथे में हमने अटेम्प्ट किया जो करना ज़रूरी है। अब पांचवें स्टेप पे आते हैं। पांचवा स्टेप है बिग इम्पॉसिबल गोल, लेकिन इसमें थोड़ा सा ह्यूमन एस्पेक्ट डालें कि वो किसी के लिए कुछ भला काम भी हो, कुछ अच्छा काम भी है। लेकिन आप अपना गोल जो भी है, सपोज़ कीजिए अगर आपको बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशन में जाना है, दैट इज़ ऑल्सो एम। अब सपोज़ करो आप यहाँ पे क्या कहते हैं, किसी से उलझे हुए हैं छोटे से आर्गूमेंट के चक्कर में, कुछ पॉलिटिक्स में हो गया, आप डिबेट में लगे हुए हैं, तो उस एम का क्या हुआ। सपोज़ कीजिए आपको किसी ने कुछ आर्गूमेंट दे दिया। क्यों 5 पॉइंट थ्योरी इंपॉर्टेंट है? 5 पॉइंट थ्योरी हर जगह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ करो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं, लेकिन अभी क्या कहते हैं, पापा ने तो ये बोल दिया कि बगल वाला जो लड़का है या बगल वाली जो लड़की है उसके नंबर तो बहुत ज़्यादा हैं। अब दिमाग में घुस गया, पापा तो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा आपका? कुछ फ़ायदा नहीं होना है। आप स्टकअप हो गए, अब पापा को भी नहीं पता। अगर दोनों ने 5 पॉइंट थ्योरी लगाई होती तो उनको ये समझने की ज़रूरत थी कि देखिए मेरे को अच्छा अचीव करना है, इससे उस आदमी के अचीव करने से क्या फ़र्क पड़ता है। कोई आदमी ज़्यादा कमा रहा है, इसका आपके कमाने से क्या फ़र्क पड़ता है। कोई आदमी बड़ा आदमी हो गया है, उसका आपके बड़े आदमी होने से क्या फ़र्क पड़ता है। वो कोई आदमी बड़ा अचीवमेंट कर रहा है, उसके आपके अचीवमेंट से क्या फ़र्क पड़ रहा है। किसी आदमी ने अगर कुछ किया, उस वो आपके करने पे कैसे इम्पैक्ट डालता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा एम है, सपोज़ कीजिए जैसे आपने कुछ बड़ा एम लेके चले, तो हो सकता है ये छोटी-छोटी चीज़ें जहाँ पे आप उलझ जाते हैं ना, आपको ये लगेगा ठीक है, इसके साथ आर्गुमेंट में लगूँगा तो मेरे बड़े वाले एम का क्या होगा। तो यू शुड ऑलवेज़ हैव ए बिग ड्रीम गोल, बड़ा इम्पॉसिबल गोल होना चाहिए, कुछ अच्छा काम होना चाहिए, जो हर समय आपकी ज़िंदगी में चले। जैसे सपोज़ कीजिए क्रिटिकल इलनेस आई, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आगे क्या करना है? कुछ बड़ा होना चाहिए ना कि आपको आगे क्या करना है। जैसे सपोज़ कि जो मैंने सोचा बाद में, जब कैंसर फिनिश हो गया, सब कुछ हो गया, अब आगे क्या करें? नौकरी करें दोबारा से? हाँ, बिल्कुल करें, क्यों नहीं करें? नौकरी करें, अपने को अच्छे अचीवमेंट पे लेके जाएँ, अच्छा काम अचीव करें, कुछ है। लेकिन साथ में क्या है? तो मुझे लगा कि जो सबसे बड़ी जो मेरा पेन था दैट इज़ मेंटल हेल्थ।
हमने जो फ्रेमवर्क बनाया, जो मैंने अपने लिए यूज़ किया, ये हो सकता है बहुत जगह पे लोगों को सूट कर सकता है। इसलिए क्या कर रहे हैं, वी आर जनरेटिंग एनवायरनमेंट्स। हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जितना पॉजिटिव अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस फ्रेमवर्क को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं, उतना ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा अपनी ज़िंदगी में। कोई ऐसी प्री कंडीशन नहीं है कि आप ज़िंदगी में कभी भी काम कर सकते हैं। आप ज़िंदगी में क्या कहते हैं 20 साल में भी काम कर सकते हैं, 30 साल में भी, 40 साल में भी, 50 साल में भी, 70 में भी, 80 में भी। क्योंकि ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जब तक ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए ना, जब तक डॉक्टर आपको बोल ना दें दिस इज़ अ डेड बॉडी, तब तक ज़िंदगी है और आपको अच्छे से जीनी है। आपको अच्छी हेल्दी लाइफ़ जीनी है। तो जब तक आपके पास बड़ा एम नहीं होगा, बड़ा गोल नहीं होगा, तब तक आप क्या होगा कि आपको ये लगेगा अब इतना तो हो गया, मैं क्या करूँ? थोड़ा सा टाइम पास कर लेता हूँ, थोड़ा इधर टाइम पास कर लेता हूँ, थोड़ा ये होगा। टाइम काटना बड़ा, मुझे एक चीज़ का सेंटेंस का समझ नहीं आता, टाइम नहीं है या टाइम काटना बड़ा मुश्किल है। जब आपके पास टाइम नहीं है तो आप अननेसेसरी डिबेट में कैसे फंस रहे हैं? अगर आपके पास टाइम ही टाइम है, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए नहीं है। यू शुड हैव समथिंग। अगर आपका बेसिकली जन्म हुआ है तो कुछ अच्छा काम करने के लिए यू नीड टू सर्च योर सेल्फ। अपने को समझें, अपने को जानें, समझें, अपने बारे में सोचें कि इस वजह से आप इस दुनिया में हैं और आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी की लाइफ में। फिर आपको ये लगेगा कि देखिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। मेरे मेरे कहने का मतलब है, जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे आप कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप सोचें पुराने टाइम में जितने भी आपके इफ़ एंड बट और जितने भी सब चीज़ें चल रही हैं आज की डेट में, बहुत क्लैरिटी है हर जगह। उसी तरीके से क्या है ना, आपके गोल ना दैट कैन बी ए स्काई, अचीविंग द स्काई ऑल्सो। अनलिमिटेड क्या कहते हैं क्राइटेरिया है उसका, कि आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हैं, नई चीज़ सोच सकते हैं, नई चीज़ों पे जा सकते हैं। और अगर आप नई चीज़ों पे जा सकते हैं तो हमारी तरह भी सोच सकते हैं। दिस इज़ मी। तो मेरे कहने का मतलब है, ये 5 पॉइंट थ्योरी जो है, अगर आप इसको अब धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि 5 पॉइंट थ्योरी आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती है। 5 पॉइंट थ्योरी आपको हेल्प कर सकती है उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे आप स्टकअप हो जा रहे हैं, जहाँ आपको ज़िंदगी अच्छे से जीनी चाहिए, वहाँ पे आप एक जगह पे कहीं फंस रहे हैं। आप फंस रहे हैं अपनी जॉब में बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इशू। आप फंस रहे हैं अपने रिलेशनशिप में बिकॉज ऑफ सम प्री कंडीशन, या आपके प्रजम्पशन, या आपके क्या कहते हैं इनकरेक्ट प्रजम्पशन या इनकरेक्ट क्राइटेरिया, जिसमें आप सोच रहे हैं, लोगों को जज कर रहे हैं, लोगों को अलग तरीके से देख रहे हैं और चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप फंस जा रहे हैं। तो एक्सेप्ट करें चीज़ों को, मन पे काम करें, दिमाग साफ करें, चीज़ों को जैसे है वैसे सोचने की कोशिश करें, लोगों की सराउंडिंग में सोचने की कोशिश करें, लोग कैसे हैं, अपनी सराउंडिंग पे काम करें। 3 पीपल थ्योरी और टॉक्सिकोमीटर लगाएं, अटेम्प्ट करें पॉजिटिव तरीके से, और अपनी ज़िंदगी में कोई एक बड़ा गोल रखें और इस सब चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करें। तो हम लोगों ने जब ये थ्योरी पे, यानी जब मैंने ये कोशिश करी है सोचने की कि बेसिकली ये थ्योरी मेरे को कैसे हेल्प कर सकती है, तो मुझे लगता है पिछले 2 साल 3 साल में आई एम द टेस्टिंग क्या कहते हैं पर्सन। मैंने इसको हर ज़िंदगी के हर पड़ाव पे यूज़ किया है। मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में ऑफिस में यूज़ किया है, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा अचीव किया पिछले 2-3 साल में मुझे लगता है। और मैंने अपने को बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने मैंने उस फेज़ को भी देखा जो आपने मेरी फ़ोटोग्राफ देखे, उस फेज़ को भी देखा। मैंने वहाँ पे भी एक्सेप्ट किया। आई एप्रिशिएट माई लुक ऑल्सो दैट टाइम। आई एप्रिशिएट माई कम्युनिकेशन, जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ, जब मैं चीज़ें सोचता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ों में कहीं भी फंसे हुए हैं, कहीं पे भी आप अगर रुके हुए हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। दैट इज़ पॉज विद नबी। ये फ़ोटोग्राफ है जब लास्ट टाइम हम घूमने के लिए गए थे, तो बड़ा अच्छा फ़ोटोग्राफ है, और वहीं से ये बेसिकली चीज़ें निकली कि क्यों ना लोगों के साथ काम किया जाए, बात करी जाए, लोगों की जो डिफ़िकल्ट मोमेंट्स हैं उन पे उनका साथ दिया जाए, समझा जाए। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं हमारी चीज़ों को,
हमारा यूट्यूब चैनल पॉज विद नवनीत, उस पे आ सकते हैं आप, अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा अचीव करा है तब भी आप जुड़ सकते हैं, तब भी आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हो सकता है आपकी पॉजिटिव स्टोरी किसी दूसरे आदमी को बहुत इंस्पिरेशन दे सकती है। हो सकता है आपने किस तरीके से उस डिफ़िकल्ट मोमेंट को झेला, समझा और उससे पार पाया, हो सकता है दूसरे आदमी को हेल्प कर सकता है। तो पॉज़ विद नवनीत हर समय खड़ा है, हर समय बात कर रहा है इस बारे में, चाहे वो कोई भी आदमी किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जी रहा है, समझ रहा है, चल रहा है, हम क्यों ना उनको हेल्प किया जाए। तो आप हमारे क्या कहते हैं इंस्टाग्राम चैनल पे आ सकते हैं। बीच-बीच में थोड़ा-सा ह्यूमर भी होना चाहिए, तो चलता रहता है, थोड़ा बहुत ह्यूमर चलता रहता है, थोड़े बहुत रील्स चलती रहती है पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए। और कभी सीरियस टॉपिक है उनके बारे में बात करने के लिए भी हम लोगों के पास यूट्यूब चैनल है। जो ये पॉडकास्ट है दैट विल आल्सो रिलीज इन पॉज विद नवनीत। तो आए, बैठे हमारे साथ, समझें, हमारे से समझें और हमें भी समझाएं, ताकि हम लोग मिल के साथ चल सके, साथ बढ़ सके आगे। और जो हमारा जो मिशन है कि बेसिकली जो लोग डिफ़िकल्ट सिचुएशन हैं उनको एक फ्रेमवर्क दे पाए। उस फ्रेमवर्क में बेसिकली ये रहे कि आप बेटर तरीके से अपनी ज़िंदगी जी पाएँ, हेल्दी ज़िंदगी जी पाएँ, अच्छा अटेम्प्ट कर पाएँ और साथ में दूसरे को भी मोटिवेट कर पाएँ, ताकि वो भी कुछ अच्छा अचीव करें ज़िंदगी में। इसी को साथ में लेके ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया। इसको हम लोग अलग-अलग तरीके से आपको अलग-अलग यूज़ यूज़ केस स्टडी में आपको अलग-अलग समझाएँगे, सिखाएँगे कि आप अपनी ज़िंदगी में इस पूरे फ्रेमवर्क को कैसे उतार सकते हैं और ये फ्रेमवर्क आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो अभी के लिए तो इतना ही। जुड़े रहिएगा पॉज़ विद नवनीत। और जब हम लोग ये चीज़ बोलते हैं कि हम ये सब इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हमें लगता है कि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो हमें सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें, लाइक करते रहें, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब करें, देखें, ताकि हम और अच्छी इंफॉर्मेटिव, मोटिवेशनल स्टोरीज़, थ्योरीज़, अंडरस्टैंडिंग, नए कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आ सकें, कहीं मोटिवेशनल क्या कहते हैं कंडीशंस इस तरीके से जनरेट कर सकें आपकी लाइफ में, ताकि आप नई हाइट्स को अचीव करें। तो जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमें और लाइक करें हमारे यूट्यूब चैनल पे पॉज विद नवनीत। और मिलते हैं नेक्स्ट कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट बनाने के बाद। और हो सकता है 5 पॉइंट थ्योरी को आपने जो समझा, सीखा है, तो उसको आप धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में जब उतारेंगे, इम्प्रोवाइज़ करेंगे, तो आपको भी हेल्प करेगा। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।